नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ऊपर तीसरा जो महत्वपूर्ण आक्रमण है मोहम्मद गौरी का, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले दो महत्वपूर्ण आक्रमण शायद आपको याद होंगे। एक मोहम्मद बिन कासिम का था, जिसने कि सिंध के ऊपर आक्रमण किया था और सिंध के तत्कालिक शासक दाहिर को इस कासिम ने पराजित किया था। सिंध का जो महत्वपूर्ण भारत का सीमांत प्रदेश था वो भारत के हाथ से निकल गया था और इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भारत को उठाने पड़े थे। इन आक्रमणकारियों की सिंध विजय के बाद लगभग 300 वर्षों तक ये आक्रांता भारत में नहीं घुस पाए थे। भारतीयों ने इनको रोकने की सफलतापूर्वक कोशिश की थी। इसके बाद 10वीं शताब्दी के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण जो इनका आक्रमण होता है, जिसमें ये सफल होते हैं, वो मोहम्मद गजनवी है, जिसने कि भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए। सोमनाथ जैसे संपन्न प्रदेश के ऊपर, सोमनाथ जैसे संपन्न मंदिर के ऊपर आक्रमण किए और हर बार वो आक्रमण करता था, भारत को लूटता था और वापस चला जाता था। उसने भारत में कोई स्थायी अपने प्रतिनिधि नहीं छोड़े। उत्तर भारत में उसकी विजय क्षणिक रही। जैसे ही वो भारत से वापस गया, भारत पुनः अपनी उसी स्थिति में आ गया, परंतु थोड़े समय के लिए उसके आक्रमण ने भारत को जरूर लड़खड़ा दिया। एक जर्जर भारत उसने छोड़ा, रक्त रंजित भारत उसने छोड़ा। जहाँ जहाँ उसके आक्रमण हुए वहाँ भयंकर कत्लेआम हुआ, धर्मांतरण हुआ। ये मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों की गाथा थी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बाद भारत धीरे धीरे संभल ही रहा था। भारत अभी संभला ही था, वो पुनः अपने पुराने दौर में आ रहा था। तब तक भारत के ऊपर एक और आक्रमण प्रारंभ होता है। वो आक्रमण भी तुर्कों का है। मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में ये तुर्क जो हैं वो भारत में आते हैं और भारत के अंदर एक स्थायी तुर्की राज्य की वो स्थापना करते हैं। मैं इस नवीन आक्रमण के थोड़े से इतिहास को आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गौर प्रदेश से जो तुर्क आए थे वो आखिर थे कौन, ये कैसे गौर प्रदेश के अंदर बसे थे। पूर्वी ईरान से आके तुर्कों की एक शाखा, पूर्वी ईरान से आके तुर्कों की एक शाखा गजनी और हेरात के बीच के पहाड़ी प्रदेशों को अपने अधीन करती है और वहाँ पर एक नवीन राज्य की स्थापना वो करती है, जिसको कि इतिहास में गौर राज्य नाम दिया गया है। यानी कि ईरान से तुर्कों का एक दल चलता है, वो गजनी और हेरात के प्रदेश के बीच जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ पर एक नए गौर राज्य की स्थापना करता है। याद रखिए कि ये इस समय जब गौर राज्य की स्थापना कर रहे हैं, उस समय ये इस्लाम के मतावलंबी नहीं हैं। बहुत लंबे समय तक प्रारंभिक खलीफाओं के शासनकाल में मुसलमानों ने इस गौर प्रदेश को जीतने की कोशिश की, यहाँ धर्मांतरण करने की कोशिश की, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए, वो गौर को नहीं जीत पाए। सबसे पहले गौर को जीतने में मोहम्मद गजनवी को सफलता मिली थी। 1010 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी गौर के ऊपर आक्रमण करता है और गौर को पराजित कर देता है। गौर के जो तुर्क हैं वो पराजित हो जाते हैं, गौर के जो सरदार हैं वो पराजित हो जाते हैं। वहाँ पर धर्मांतरण का दौर चलाया जाता है, वहाँ की जनता को मुस्लिम बना लिया जाता है और यहाँ से यानी कि 1010 के बाद से हम इस गौर प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन मान सकते हैं।
तो 1010 में ये गौर का प्रदेश गजनी शासन का भाग बन जाता है। इसके दूसरे शब्दों में कहूँ कि 1010 से पहले ये स्वतंत्र प्रदेश है, गैर इस्लामिक प्रदेश है। 1010 में मोहम्मद गजनवी इसको जीतता है और इसको अपने गजनी साम्राज्य का भाग बना लेता है। जब तक मोहम्मद गजनवी जिंदा रहता है ये गौर प्रदेश उसी गजनी साम्राज्य का भाग बना रहता है। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद ये जो गौर प्रदेश है धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे कि वो मोहम्मद गजनवी के शासन को संभाल सकें। धीरे धीरे गजनी साम्राज्य वो कमज़ोर होता जाता है और गजनी के जो प्रदेश थे वो गजनी से स्वतंत्र होने लगते हैं और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो गजनी का जो गौर प्रदेश है वो भी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। गजनी वंश का जो आखिरी शासक है वो बहराम शाह है। गजनी वंश का जो आखिरी शासक है वो बहराम शाह है और इस बहराम शाह के शासन में गौर का शासन कौन था? गौर का शासक था कुतुबुद्दीन। इस कुतुबुद्दीन को हम गौर शासक का संस्थापक कह सकते हैं। संस्थापक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन से पहले गौर के शासकों के बारे में कोई ऑथेंटिक, कोई विश्वस्त जानकारी हमारे पास इतनी नहीं मिल रही है। कुतुबुद्दीन के बाद हमको गौर के शासकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इस कुतुबुद्दीन जो गौर का शासक है उसको गजनी का शासक बहराम शाह उसकी हत्या कर देता है। दोबारा आपको बता दूं कि गजनी का जो शासक है, आखिरी शासक है, वो गौर के शासक कुतुबुद्दीन की हत्या कर देता है और इस कुतुबुद्दीन के बाद उसका भाई शैफुद्दीन गौर का शासक बनता है। शैफुद्दीन की भी हत्या हो जाती है। शैफुद्दीन की हत्या भी गजनी का शासक बहराम शाह करवा देता है। इस तरह बहराम शाह जो है वो गौर के 2 शासकों की हत्या करवाता है। कौन कौन से हैं वो 2 शासक? वो एक तो कुतुबुद्दीन है और दूसरा उसका जो भाई है शैफुद्दीन। इन दोनों ही गौर के शासकों की हत्या जो आखिरी गजनी का शासक है बहराम शाह वो कर देता है। उसके बाद शैफुद्दीन की बाद उसका जो छोटा भाई है अलाउद्दीन वो गौर का शासक बनता है। शैफुद्दीन के बाद अलाउद्दीन गौर का शासक बनता है। इस अलाउद्दीन में कुछ खास बात है, अलाउद्दीन में कुछ खास विशेषता है। वो अपने और भाइयों की तुलना में कुछ ज़्यादा योग्य है। वो इस गजनी के शासक से बहुत नाराज है, सावधान भी है। उसके मन में अपने जो पूर्वज हैं, जो उससे पहले के शासक हैं, उनकी हत्याओं का बदला लेने का एक उसका दृष्टिकोण है। तो ये जो नया शासक अलाउद्दीन है वो गजनी के ऊपर आक्रमण करता है। ये अलाउद्दीन गजनी के ऊपर जब आक्रमण करता है तो इसके मन में इतना गजनी के प्रति, गजनी के शासकों के प्रति इतना प्रतिशोध होता है, इतना बदला लेने का इसका दृष्टिकोण होता है कि ये अलाउद्दीन गजनी को लूटता है, बुरी तरह लूटता है। वहाँ के भवनों को, वहाँ की इमारतों को बुरी तरह नष्ट करता है और पूरे नगर को जला के खाक कर देता है। इतिहास की एक अजीब सी दास्तां है ये कि जिस गजनी शहर को भारत की लूट से सजाया गया था, जिस गजनी शहर को भारत के मंदिरों के पैसों से सजाया गया था, कुछ शताब्दियों बाद ही, कुछ समय बाद ही उस गजनी शहर को गौर के लोग, गौर का शासक जला के खाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। और इस अलाउद्दीन ने जो ये काम किया है उसके बदले में उसको जहाँ शोख कहा जाता है, उसकी एक उपाधि हमको, इस अलाउद्दीन जो गौर का शासक है उसका एक उपाधि हमको मिलती है जहाँ शोक, यानी कि जहाँ शोक का मतलब होता है शहर, संसार को जलाने वाला। यानी कि इसने इतनी बुरी तरह
गजनी शहर को जलाया था कि लोग उसको जहाँ शोक यानी कि संसार को जलाने वाला कहने लगे थे। इस अलाउद्दीन के बाद, ये अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुछ समय के लिए गौर का शासक बना था, परंतु 2 वर्ष बाद ही इस अलाउद्दीन के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका एक चचेरा भाई गौर का शासक बना था। उस चचेरे भाई का नाम था गयासुद्दीन। 1163 से लेके 1203 तक का जो शासनकाल है वो गयासुद्दीन का है। ये गयासुद्दीन इस गौर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसने गजनी प्रदेश को जीतकर पूरी तरह गौर में इसने मिला लिया और इस तरह ये गयासुद्दीन अब गजनी और गौर दोनों ही प्रदेशों का शासक बन जाता है। और गयासुद्दीन गजनी प्रदेश को जीतकर उस प्रदेश को शहाबुद्दीन को वहाँ का शासक बना देता है। यह शहाबुद्दीन कौन है? यह शहाबुद्दीन वही है जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। ये यानी कि जो बड़ा भाई है वो उसका नाम है शहाबुद्दीन नहीं गयासुद्दीन। ये गयासुद्दीन है वो गजनी जीतता है और ये गयासुद्दीन गजनी जीत को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सौंप देता है, वहाँ का वो शासक बना देता है। ये घटना करीबन 1173-74 की है कि जब वो गजनी के ऊपर भी अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो इस तरह जो गौर के शासक हैं वो गजनी के शासक भी बन जाते हैं। और ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है ये अब भारत के ऊपर भी आक्रमण की कोशिश करता है। मैं आपको थोड़ा और विस्तृत आपको मैं जानकारी दे दूं कि इन गौर शासकों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी और इन गौर शासक मोहम्मद गौरी के आक्रमण की जो हमको सूचना मिलती है उसके लिए हमको 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यानी कि हम जब ये बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण की सूचना हमको कहाँ से प्राप्त होती है, उसके इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमारे पास 2 ग्रंथ हैं। एक तो तबकाते नासिर है, ये ग्रंथ है, और उसके बाद पृथ्वीराज रासो है। तबकाते नासिर जो मिनहाज उस राज है उसकी कृति है जो कि फारसी भाषा के अंदर लिखा गया है और मोहम्मद गौरी की विजयों का उल्लेख हमको उसमें मिलता है। मोहम्मद गौरी की विजयों का उल्लेख हमको तबकाते नासिर में मिलता है और उसके बाद जो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है उसमें भी मोहम्मद गौरी की विजयों का हमको उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो जो थोड़ी बहुत हमको जानकारी प्राप्त होती है, कहते हैं कि 1149-50 ईस्वी के आसपास इसका जन्म होता है। गौर में इसका जन्म हुआ है। मोहम्मद गौरी का जो जन्म है वो गौर प्रदेश का है और इसने स्वतंत्र शासक के रूप में भारत में 1202 से या स्वतंत्र शासक के रूप में इसने गौर प्रदेश के ऊपर बहुत कम शासन किया था। इसके भाई का शासन गौर के प्रदेश के ऊपर था। कट्टर सुन्नी मुस्लिम था ये, और इसकी जो राजकीय भाषा थी, मोहम्मद गौरी की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। यानी कि ये अरबी भाषी नहीं था, ये तुर्की भाषी नहीं था, ये फारसी भाषी था। तो इसके जो ग्रंथ हमको मिल रहे हैं तबकात नासिर वो फारसी भाषा का ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ जो हमको मिलता है वो चंद्रवरदाई का है जो जिसने कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। अब आइए इन सारी बातों के अलावा मैं अब आपको बताऊं कि इस ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण का या भारत के ऊपर जो उसने आक्रमण किया उसका कारण क्या था। एक कारण ये बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी अपने गौर साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। मोहम्मद गौरी अपने राज्य को गजनी शासकों से बचाना चाहता था। गजनी शासन जो था वो कुछ हद तक पंजाब में मौजूद था। तो शायद गौर शासकों के दिमाग में ये बात रही होगी कि जब तक आखिरी गजनी शासकों को मिटाया नहीं जाता तब तक वो गौर साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए शायद उनके मन में गजनी शासकों के सारे अवशेष मिटा देने की तमन्ना रही होगी। ये भी हो सकता था कि
जो गजनी के शासक के अवशेष हैं, विशेष रूप से पंजाब में, पंजाब के गजनी शासक जो हैं वो मुल्तान और सिंध के शासकों को अपने साथ लेके गौड़ साम्राज्य के लिए कभी भी चुनौती बन सकते थे। पंजाब का गजनी शासक मुल्तान और सिंध के शासक मिलके कभी भी गौड़ के ऊपर आक्रमण कर सकते थे और ये सम्मिलित आक्रमण गौड़ साम्राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता था, बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए शायद गौड़ के शासकों के लिए महत्वपूर्ण था कि वो गजनी शासन को पूरी तरह मिटा दें। तो एक आक्रमण का कारण शायद ये रहा होगा कि वो अपना जो साम्राज्य था उसको गजनी शासकों से सुरक्षित रखना चाहते थे। दूसरा आक्रमण का जो कारण बताया जाता है वो साम्राज्य विस्तार बताया जाता है। साम्राज्य विस्तार शायद इसलिए लोग कहते हैं कि जब गौड़ साम्राज्य का ये जो नए शासक गद्दी में बैठे तो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। अब कहाँ बढ़े? अगर वो पूर्व की बढ़ते तो पूर्व की ओर बढ़ने में खारम का जो शासक था, अगर वो पश्चिम की ओर बढ़ते, जो खारम का जो शासक था वो बहुत मजबूत था, पश्चिम की ओर वो नहीं बढ़ सकते थे, तो वो पूर्व की ओर ही आसानी से बढ़ सकते थे। पूर्व में यानी कि भारत की ओर वो आसानी से अपना शासन स्थापित कर सकते थे। साम्राज्य विस्तार वो आसानी से भारत की ओर कर सकते थे, न कि वो खारज के या ईरान की तरफ वो बढ़ सकते थे, क्योंकि वहाँ पे एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य पहले से ही मौजूद था। इसलिए भारत की ओर, पूर्व की ओर बढ़ना उनके लिए सहज था, आसान था, सुरक्षित था। परंतु जब इतिहासकार ये कहते हैं कि वो साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में बढ़ना चाहते थे, तो ये प्रश्न आता है कि अगर साम्राज्य विस्तार ही वो करना चाहते थे तो साम्राज्य विस्तार की शुरुआत उन्होंने पंजाब से क्यों नहीं की? वो पंजाब क्यों नहीं बढ़ रहे? वो गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। उनका आक्रमण गुजरात पर होता है। शायद गुजरात पर आक्रमण का कारण या गुजरात के ऊपर जो आक्रमण ये गौरी कर रहा है उसमें उसके दिमाग में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की कहानियां जरूर रही होंगी। गजनी शहर की राख पर बैठने वाला मोहम्मद गौरी 150 वर्ष पूर्व हुए भारत पर गजनी के आक्रमणों की कहानियों को जरूर सुनता होगा। उसको इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि मोहम्मद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। उसको इस बात की जरूर जानकारी होगी कि मोहम्मद गौरी ने भारत को लूट के गजनी को संपन्न बनाया होगा। उसको इस बात की जानकारी अवश्य रही होगी कि भारत से धन उठाकर वो गजनी के अंदर निचोड़ता था, भारत से धन सोकर उस धन को वो गजनी के अंदर निचोड़ता था। तो उस धन से जो उसने गजनी शहर बसाया था, गजनी को जो संपन्न बनाया था, मोहम्मद गौरी के दिमाग में भी वो लूट अवश्य रही होगी, लूट की तमन्ना अवश्य रही होगी। इसलिए वो अपने साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों में वो गुजरात के ऊपर बढ़ता है, हालांकि वो गुजरात को लूट पाने में सफल नहीं होता। तो ये कहना कि कुछ साम्राज्य विस्तार की भावना उसके दिमाग में रही हुई, ऐसा लगता है कि साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा शायद हिंदुस्तान को लूटने की भी उसकी इच्छा रही होगी। अगला उसका जो कारण है वो धन प्राप्ति भी था। हिंदुस्तान से धन प्राप्त करना चाहता, बहुत पैसा हिंदुस्तान के पास था, भारत दोबारा संपन्न हो चुका था। मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गजनवी की लूट को वो लगभग भूल चुका था। भारत के मंदिर दोबारा संपन्नता को प्राप्त कर चुके थे। धन प्राप्ति इन लुटेरों की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रही होगी, तो वो दोबारा मोहम्मद गजनवी के रास्ते पर चल के दोबारा भारत को लूटना चाहता था। एक और महत्वपूर्ण कारण उसके आक्रमण का ये हो सकता है कि वो इस्लाम का प्रसार भी करना चाहता था। लूट खसोट साम्राज्य विस्तार तो एक कारण थे ही इनके, परंतु कहीं न कहीं इनके मन में इस्लाम का विस्तार या भारत का इस्लामीकरण भी इनके दिमाग में अवश्य रहा होगा। इस्लाम के प्रसार से इन लोगों को इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा मिलती थी। इस्लाम के प्रसार से उनके यश और कीर्ति में वृद्धि होती थी, और इसीलिए जब ये हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करते थे
तो अपने आक्रमणों को ये जिहादी रंग देते थे, अपने आक्रमणों को ये जिहाद कहते थे, और जिहाद के नाम पर बहुत से सैनिक उनकी सेना में भर्ती हो जाया करते थे। तो भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार करना भी इस मोहम्मद गौरी के आक्रमण का कारण रहा होगा। तो मैं दोबारा संक्षेप में बता दूं, उसके आक्रमण के भारत में जो कारण रहे होंगे, वो गजनी राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था, वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, भारत से धन लूटना चाहता था और भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। ये शायद 4 सम्मिलित कारण रहे होंगे जिसके कारण वो भारत में बढ़ने की कोशिश करता है, भारत को वो जीतने की कोशिश करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद गजनवी की तुलना में मोहम्मद गौरी के आक्रमण भारत में स्थायी सिद्ध हुए थे। मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना कर पाने में सफलता प्राप्त की थी। अगले वीडियो में मैं मोहम्मद गौरी के समय के भारत की दास्तां आपको जरूर बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गौरी के समय भारत आखिर कैसा था। धन्यवाद।